गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लास्ट 2 सब टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन ये डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले के सभी सब टॉपिक्स हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यह कंटिन्यूटी में इस यूनिट का आज का 5वां लेक्चर है जो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 4 लेक्चर में, इस यूनिट के 4 लेक्चर में हम ये सभी सब टॉपिक इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, significance of stress, strain, elasticity, modulus of elasticity, pressure with definition and units और सभी तरह के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, सरफेस टेंशन में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जैसे कोहेसिव या एडेसिव फोर्सेस, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सभी टॉपिक हम बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं इससे पहले के 4 लेक्चर्स में। आज हम इसके 5वें लेक्चर में, इस यूनिट की कंटिन्यूटी के 5वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन कि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या इसके उपयोग हैं, कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है और ताप और अशुद्धि का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन को जानने से पहले हम एक शब्द पढ़ेंगे, केशिका नली। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? केशिका नली एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी रेडियस या जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, उसकी लंबाई की तुलना में बहुत ही कम होती है और उसकी रेडियस ऊपर से नीचे तक एक समान होती है। ऐसा नहीं कि कहीं रेडियस ज़्यादा है, कहीं कम है। ये एक नली होती है जिसकी रेडियस एक समान होती है पूरी लंबाई के अनुरूप और जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और उसकी त्रिज्या लंबाई की तुलना में बहुत ही कम, नगण्य मान सकते हैं, बहुत ही कम होती है। तो इस तरह की नली को हम केशिका नली या केश नली कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ऑटोमेटिकली द्रव का ऊपर की तरफ चढ़ना या कभी कभी नली के ज़रिए द्रव का नीचे उतर आना, ये घटना केशिकत्व कहलाती है। किस गुण के कारण द्रव ऊपर चढ़ता या नीचे उतरता है? वह गुण इसका पृष्ठ तनाव ही है। पृष्ठ तनाव इसकी वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ही द्रव कभी तो ऊपर चढ़ता है केश नली में, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, और कभी वह नीचे उतर आता है। यह द्रव के पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। यानी वह द्रव केश नलिका में किस तरह का एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण बनाएगा, उस पर निर्भर करेगा कि द्रव उस नली में ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। किस सीमा तक केश नली में द्रव चढ़ता या उतरता है, यह केश नलिका की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण अगर नली है, मैंने आपको पहले बताया, जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम है उसकी लंबाई की तुलना में, तो द्रव का चढ़ाव और उतराव आसानी से होता है और जल्दी होता है। और अगर नली की चौड़ाई त्रिज्या ज़्यादा हो यानी चौड़ी नली हो तो उसमें कम ऊंचाई तक ही द्रव चढ़ पाता है या उतर पाता है।
जैसा हम देखते हैं कि जो द्रव कांच को भिगोते हैं वह केशनलिका में ऊपर चढ़ जाते हैं। कांच को भिगोने का मतलब क्या है कि उस द्रव का एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, तो ऐसा द्रव कांच की दीवारों के चिपकता है या उसको भिगोता है, इसलिए इस तरह के द्रव आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। परंतु ऐसे द्रव जो कांच को नहीं भिगोते, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पारा, तो वो क्या होता है, वह नीचे दब जाता है। केशनली को जब पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ रहा होता है और पानी का सतह केशनली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब पारे में डुबोया जाता है तो पारा केशनली के बर्तन में रखे पारे की सतह से भी नीचे रह जाता है। यानी बर्तन में जो पारे की ऊपरी सतह का जो तल है, केशनलिका में पारा उस सतह के तल से भी नीचे की तरफ ही रह जाता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वह थोड़ा नीचे उतर आता है। तो ये सब किस पर निर्भर करता है, द्रव के पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी के ऊपर, कि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट उस बर्तन के साथ क्या है या उस कांच के साथ क्या है जिसके कारण वह ऊपर चढ़ता है या उतरता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि केशिकत्व एक तरह से पृष्ठ तनाव का ही एक परिणाम है। पृष्ठ तनाव प्रॉपर्टी के कारण ही द्रव का उतरना और चढ़ना होता है, जिसे हम केशिकत्व कह रहे हैं। तो हम दैनिक जीवन में यह कहाँ देखते हैं कि कहाँ द्रव अपने आप से ऊपर चढ़ता या उतरता है, जो कि पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। तो आइए अब हम जानेंगे कि पृष्ठ तनाव को हम अपने जीवन में कहाँ देखते हैं कि इसकी सहायता से क्या होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केशिकत्व या पृष्ठ तनाव के उदाहरण। तो आप कहाँ देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ हम अपने केशिकत्व बिहेवियर कहें या पृष्ठ तनाव कहें, एक ही बात है, क्योंकि केशिकत्व पृष्ठ तनाव का ही परिणाम है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनलिका की तरह कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? केशनलिका की तरह। जैसे ही स्याही को पेपर पर डाला जाता है तो यह पेपर जो छिद्र नुमा होता है, जो हर एक छिद्र उसका एक केशनलिका कार्य करता है, वह स्याही उस केशनलिका में चली जाती है। क्योंकि द्रव का स्वरूप है पृष्ठ तनाव, जिसके कारण वह द्रव उस केशनलिका में नीचे की तरफ चला जाता है और इस तरह से वह पेपर स्याही को सोख लेता है। दूसरा उदाहरण, लालटेन या लैंप की बत्ती में आप देखेंगे अपने आप ही तेल ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। जैसे जैसे बत्ती जलती जाती है, बत्ती को नीचे से तेल मिलता ही जाता है। तो इसमें ये जो बत्ती है, लैंप की बत्ती, वो एक केशनलिका का कार्य करती है और इसी केशिकत्व के कारण नीचे से लिक्विड, कौन सा लिक्विड? तेल, जो ऊपर की तरफ उस बत्ती नुमा केशनलिका में से होता हुआ ऊपर चढ़ता जाता है और इस तरह से लालटेन जलती रहती है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल या अन्य आवश्यक लवण, मिनरल्स कैसे पहुंच जाते हैं? वो भी इसी केशिकत्व क्रिया का स्वरूप का परिणाम ही है। क्योंकि हम तो जल कहाँ देते हैं? पौधों के या पेड़ों के जड़ों में, और यह जल अपने आप स्वतः ही शाखाओं, तनों, पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है? इसी केशिकत्व के कारण। वाटर देखिए नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। कैसे चढ़ता है? ऊपर की तरफ। इसी गुण के कारण आप जानते हैं तरल यानी जल जो हम डाल रहे हैं उसका पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण वह केशिकत्व का गुण रखता है। और
इसमें पत्तियों में, पौधों में, तनों में पतली पतली महीन महीन वेन्स होती हैं। वेन्स कहिए आप या आप यूँ कहें पतली पतली शाखाएं होती हैं जो कि एक छिद्रनुमा, जो कि एक केशनली का कार्य करती है और जिनकी सहायता से ये सब भी पौधे, पत्तियाँ सब पानी को ग्रहण करते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए, कृत्रिम उपग्रह के अंदर जब भारहीनता की अवस्था है, आप सभी जानते हैं भारहीनता क्या होता है, जब उस पर लग रहा गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए, किसी वस्तु पे लग रहा तो उसको अपन भारहीनता की अवस्था कहते हैं। उस समय वह वस्तु अंतरिक्ष में तैरने लगती है क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में यदि किसी केश नलिका को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नलिका कितनी भी लंबी क्यों ना हो। क्या कहा इन्होंने कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर या भारहीनता की जब अवस्था होती है तो वो जो पतली सी आपकी केश नलिका है, जिसके एक सिरे पर अगर हम उसमें जल डालें तो हम, या केश नलिका को जल में खड़ा करें तो हम क्या देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कार्य कर रहा है, ठीक है ना, जो वाटर उस पर चढ़ता है उस पर कोई फोर्स नहीं है जो उसे नीचे की तरफ खींचे, तो क्या होगा, नली के एक सिरे से जो कि पानी में डूबा हुआ था उससे जल नली के दूसरे सिरे पर स्वतः ही पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उस पर कोई बल भी कार्य नहीं कर रहा है जो उसको उसके वेट के इक्वलेंट फोर्स जब लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो उसको ऊपर चढ़ने से रोकता, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने के कारण उसे ऊपर चढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और स्वतः ही जल एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुँच जाएगा, चाहे केश नलिका की लंबाई कितनी भी हो, इस पर निर्भर नहीं करेगा। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। देखा होगा आपने मुख्यतः क्यों कर देते हैं, ताकि मिट्टी में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, होलो, जिन्हें हम जो केश नलिका का कार्य करते थे वो छेद सब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। देखिए जब किसान जुताई नहीं करता तब तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर क्रैक्स आके छेद बन जाते हैं जिनमें से होके पानी नीचे जाता था। लेकिन जब किसान मिट्टी की ये खेतों की जुताई कर देता है तो मिट्टी में बनी केश नलिकाएँ टूट जाती हैं और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे, नीचे जो पानी चला गया वो नीचे ही बना रहे, ऊपर ना आए, इसके लिए किसान क्या कर देता है, अपने खेत की जुताई कर देता है। क्योंकि वर्षा से पानी काफ़ी सारा है जो धरती में चला गया है, अब वो वापस ऊपर ना आए, इसके लिए ही किसान क्या करता है, अपने खेत की जुताई कर देता है। पतली सी सुई, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। यह जो उसका गुण है, पानी में अगर पतली सी सुई को आप देखेंगे आप कि यह पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी के ऊपर तैर सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जो होते हैं ये क्या करते हैं, जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। पानी में जब हम साबुन या डिटर्जेंट घोल देते हैं तो उस पानी का, और यूँ जानते हैं ये पूरी तरह से क्या है, ये डिज़ॉल्व्ड है। तो साबुन, डिटर्जेंट जब हम पानी में डालते हैं तो ये जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, और क्योंकि ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, साबुन और डिटर्जेंट जो हैं ये वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, तो इस कारण वे क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं और वे मैल की गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। जब भी हम घरों में कपड़े धोते हैं, साफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं ना, इससे क्या होगा,
इससे ये आपका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव का कि इससे पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण वह जहाँ कहीं भी मैल होता है जिसे हमें साफ़ करना होता है कपड़े पे, वह उस मैल की गहराई तक चले जाते हैं। और गहराई तक चले जाने से क्या करते हैं, उस मैल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पकड़ को ढीला करते हैं, जिससे जब हम उस कपड़े के ऊपर जब ब्रश चलाते हैं धोने के लिए रगड़ते हैं तो वह मॉलिक्यूल्स उन गहराइयों में से निकल के बाहर आ जाते हैं और वो पानी में घुल के गंदे पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण उसका जो बुलबुला है वह कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुलों का आकार आपने देखा होगा ना, कितने बड़े बुलबुले होते हैं। इसका कारण भी यही है, पृष्ठ तनाव का कम होना। सादा पानी का बुलबुला और एक साबुन के घोल का बुलबुला, आप देखेंगे कंपैरिजन में साबुन के घोल का बुलबुला बड़ा होता है। तभी तो हम छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि खेलने के लिए हम क्या दे देते थे, एक साबुन का बना हुआ घोल सा रहता था, एक लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर हम एक फ्रेम बनाकर हम एक तार डाल देते थे, जिससे कि जब आप उसमें फूंक मारते थे तो उसमें बड़े बड़े आकार के बुलबुले निकलते हैं। बच्चे अधिकतर इस खेल से खेला करते हैं। तो इसका कारण यही है कि साबुन के बुलबुले जो होते हैं इनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, पानी पर मच्छरों के लार्वे तैरते रहते हैं। जो सादा पानी है, सिंपल पानी है, जिसका पृष्ठ तनाव कुछ भी है, जो भी है एग्जिस्ट करता है, उस पर मच्छरों का लार्वा तैरता रहता है। परंतु यदि पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव पानी का कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव कम हो जाने पर वह लार्वा क्या होगा, जो पहले पानी में तैर रहा था अब वह लार्वा पानी में डूब जाएगा और जिससे वो मच्छर मर जाएंगे। तो यह भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है पृष्ठ तनाव का, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे समझ में आया होगा कि पृष्ठ तनाव से हम हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं देखते हैं। आइए अब जानते हैं कि पृष्ठ तनाव पर इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि और टेम्परेचर यानी तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी भी द्रव में, अगर इम्प्योरिटी सॉल्यूबल है, एडिशन ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटी, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यदि हम ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं जो पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं है, तो ऐसी इम्प्योरिटी सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देती है। जैसे डिटर्जेंट वगैरह मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूबल नहीं होती है। इसका क्या कारण है, क्यों इम्प्योरिटी कम और बढ़ जाती है? इनका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन किसी भी द्रव की आप जानते हैं किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अंतर आणविक बल, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल। अगर यह अंतर आणविक बल घटेगा, रिजल्टेंट अंतर आणविक बल अगर घटता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव भी घटेगा, और अगर यह अंतर आणविक बल बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ता है। जब हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अंतर आणविक बल जो उनके मध्य लग रहे थे वह बढ़ जाते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर हम मान लीजिए कोई द्रव जो हम ले रहे हैं वो वाटर ले रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है जिनमें हमारे सॉल्यूबल इम्प्योरिटी एटम्स जाके बैठ जाते हैं, अगर वो एडजस्ट हो जाते हैं तो उनके मध्य अंतर आणविक बल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण
सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल उन वैक्यूम्ड स्पेस में एडजस्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी कम हो जाता है। इसी तरह से हम टेम्परेचर के इफेक्ट में देखते हैं, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, कोहेसिव फोर्स एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ही है, तो ये कोहेसिव फोर्स डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी मिलती है मॉलिक्यूल्स को। कौन सी एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल्स को? थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर से जो मिल रही है। थर्मल एनर्जी मिलने के कारण उनके मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल कमज़ोर होने लगता है, वीक हो जाता है, और इसी कारण उनके सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते चले जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा एक्टिव होते जाएंगे और उतनी तेज़ी से घूमने लगेंगे, जिसके कारण अंतर आणविक बलों का मान और भी कम होता चला जाएगा और सरफेस टेंशन की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ अच्छे से समझा कि इम्प्योरिटी और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल कमज़ोर होते चले जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को थर्मल एनर्जी मिलती जाती है और वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और जितना कम इनके अंदर अंतर आणविक बल होता है उतना ही सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव घटता जाता है। जबकि इम्प्योरिटी के केस में क्या होता है कि अगर इम्प्योरिटी कम्प्लीटली सॉल्यूबल है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यद्यपि अगर आपकी इम्प्योरिटी इनसॉल्यूबल है या पार्शली सॉल्यूबल है ना, तो उस स्थिति में सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ अपनी ये यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे के